Hello students, this is our lecture number 7, chapter number 3, the pair of linear equations in two variable. As in our previous lecture, we have already completed the word problems related to fixed charge, extra charge, fraction and two-digit number. So, वो जो two-digit number है उससे related एक क्वेश्चन आज हम और करेंगे. So, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. टू डिजिट का जो नंबर है उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है दैट लेट वी हैव अ नंबर ऑफ टू डिजिट एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 9. सो द स्टेटमेंट नंबर 1 इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. जो हमारा टू डिजिट का नंबर है उसके दोनों डिजिट का जो एडिशन है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 9 के इक्वल. सो लेट करेंगे कि उसका जो यूनिट प्लेस है वो है x के इक्वल और साथ में उसका जो टेंस प्लेस है उसे मान लेते हैं हम y के इक्वल. तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को हमने x और y मान लिया है. पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों डिजिट का जो एडिशन है सम है वो हमें 9 के इक्वल गिवन है जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन माना जाएगा. ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया क्योंकि यहाँ दोनों डिजिट का जो सम है दोनों डिजिट का जो एडिशन है वो 9 के इक्वल गिवन था. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. ओके, देन स्टेटमेंट नंबर 2. सेकेंड स्टेटमेंट इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. मतलब अगर इस नंबर के दोनों डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने का मतलब है यूनिट प्लेस जो है वो टेंस प्लेस बन जाएगा और टेंस प्लेस जो है वो यूनिट बन जाएगा. तो अगर इसके दोनों डिजिट के ऑर्डर जो है उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो उससे बनने वाला नया नंबर ये जो नंबर है ये बनेगा 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से 9 कम होगा. ठीक है, तो इन दोनों नंबर का हम पहले वैल्यू लेते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी. इसको अगर मैं वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो वैल्यू लेने का मतलब है एक्सपेंडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. तो एक्सपेंडिंग फॉर्म होगा यूनिट इंटू 1, टेंस इंटू 10 एंड हंड्रेड्स इंटू 100. सो इसका वैल्यू बनेगा x प्लस 10y और अगर इसका वैल्यू लें तो इसका वैल्यू बनेगा 10x प्लस y. बिल्कुल वही तरीका है, यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई बाय 1 एंड टेंस प्लेस मल्टीप्लाई बाय 10. सो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये है रिवर्स वाला नंबर. और रिवर्स वाले नंबर के लिए हमें ये गिवन था दैट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. ये रिवर्स वाला नंबर ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से 9 कम के बराबर होगा. तो जो हमारा कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट होता है कि ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स 7 टाइम 9 टाइम जो भी है ये हमेशा इनकी एक्सपेंडिंग फॉर्म से बनता है. तो पहले इनकी एक्सपेंडिंग फॉर्म को तैयार किया जाएगा. जैसे इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म माना जाएगा 10y प्लस x और इसका एक्सपेंडिंग फॉर्म होगा 10x प्लस y. एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. जो पहला इक्वेशन हमने बनाया था कि डिजिट का सम 9 है उसमें हमें एक्सपेंडिंग फॉर्म की जरूरत नहीं थी. वहाँ इंडिविजुअल जो डिजिट्स है उनको हमें काम में लेना था, x और y को काम में लेना था. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और यहाँ पर हमें उनकी वैल्यू को टारगेट करना था क्योंकि अगर कुछ कम ज़्यादा या फिर कोई भी कंपेरिजन होगा डबल का ट्रिपल का तो वो होगा इनकी वैल्यू के बीच में. तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 30y प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई. ओके, सबको एक तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, इन सबको हम एक तरफ ले जाते हैं राइट साइड में. तो 3x उधर जाएगा माइनस होगा 7x, 30y माइनस में जाएगा तो माइनस का 29y और 9 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 9 इज इक्वल टू 0. ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. और अब हमें ये दो इक्वेशन x और y के बीच में मिल गए. सो मतलब हम किसी भी एक मेथड से सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों में से किसी भी एक मेथड से x और y के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जैसे मान लो कि मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड के थ्रू x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो x को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से. तो ये बन जाएगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 63 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 29y इज इक्वल टू -9. फिलहाल x के इन दोनों स्टेप के अंदर इनके कोएफिशिएंट बिल्कुल बराबर है
लेकिन कोएफिशिएंट सेम है तो मुझे सिंबल भी तो डिफरेंट रखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करके हम सिंबल को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। 7x से 7x कैंसिल हो गया। इन दोनों को फिलहाल हमें एडिशन करना है, तो एडिशन बनेगा 36y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एडिशन होगा और एडिशन हो जाएगा 72। फिलहाल 36 डिवाइड में ट्रांसपोज होगा, तो 72 डिवाइड बाय 36 दैट बिकम्स +2। सो y का तो वैल्यू आ गया +2। अब मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की इस वैल्यू को या तो हम इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में किसी में भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लाइक सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स x इज इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू है 2, लेकिन हमें x और y का तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, मुझे तो यहाँ नंबर को फाइंड आउट करना है। और नंबर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिनल नंबर को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि उसका यूनिट प्लेस था x, टेंस प्लेस था y, ये ओरिजिनल नंबर का वैल्यू था y और x के साथ में। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे 7, y का वैल्यू पुट करेंगे 2, तो नंबर बन जाएगा हमारा 27। या फिर इसका जो ओरिजिनल नंबर का एक्सपेंडिंग फॉर्म तैयार किया था हमने 10y प्लस x, अगर इसके अंदर भी हम x और y के प्लेस पर ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दें तो उससे भी हमारा नंबर बन जाएगा 27। तो जिस नंबर को हम फाइंड आउट कर रहे थे वो नंबर होगा 27। सो ये क्वेश्चन हमें गिवन था कि एक 2 डिजिट का नंबर है, उसके दोनों डिजिट्स का जो एडिशन है वो है 9 के इक्वल, और साथ में अगर इसके डिजिट्स के जो ऑर्डर है उसको अगर रिवर्स कर दें तो बनने वाला नंबर ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से 9 कम होगा। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 10y प्लस x माइनस 9। यहाँ से बन जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या किसी और मेथड से सॉल्व करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं x और y का वैल्यू, और x और y के वैल्यूज को जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा उस ओरिजिनल नंबर का वैल्यू। ओके, सो बिल्कुल इसी सिमिलर वे में हम कुछ इसी तरह का क्वेश्चन लेंगे, और इस बार हम लेंगे एक 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नहीं, 3 डिजिट का नंबर। सो उसका एक्सपेंडिंग फॉर्म जो होगा उस पर थोड़ा ध्यान देना। सो अब हम ले रहे हैं एक 3 डिजिट का नंबर। सो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 6। एक 3 डिजिट का नंबर है और उसके तीनों डिजिट का जो एडिशन है वो है 6 के इक्वल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमें गिवन है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स is 48 less than 3 times the original number। ठीक है, कि जब डिजिट्स का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा तो उस केस में जो नया बनने वाला नंबर है वो ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से 48 कम है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, द 10th digit is the average of ones and hundreds digit। जो 10th प्लेस पर डिजिट होगा वो बाकी के दोनों डिजिट के एवरेज के बराबर होगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक 3 डिजिट का जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस है x और उसका 100th प्लेस है y। 10th प्लेस नहीं लेट करना, क्यों? क्योंकि 10th प्लेस के बारे में मुझे अलग से स्टेटमेंट गिवन था कि 10th प्लेस इज द एवरेज ऑफ अदर 2। सो 10th प्लेस बाकी दो का एवरेज होगा। एवरेज का मतलब यहाँ हम इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करेंगे, x और y के एडिशन में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये 10th प्लेस मेरा बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा 1st प्लेस और 100th प्लेस मैंने लेट किया, 10th प्लेस मैंने लेट नहीं किया। 10th प्लेस तो अपने आप बन गया क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट अलग से ही मुझे गिवन था कि 10th प्लेस इज द एवरेज ऑफ अदर 2। ठीक है, तो ये मेरा नंबर बन गया। अब यहाँ गिवन है कि इन तीनों डिजिट का जो एडिशन है वो है 6 के इक्वल। सो हम ऐड करेंगे x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ पर बन जाएगा 2, जैसे यहाँ बनेगा 2x प्लस x प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो x का टोटल एडिशन 3x प्लस 3y, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे 12।
3 को कॉमन लेंगे तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 3 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमें एक तरह से x और y के बीच में फर्स्ट हमारा जो इक्वेशन है वो मिल गया है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x और y के बीच में। ओके, तो यहाँ तक का कंडीशन मुझे क्या गिवन था? कंडीशन ये था कि एक 3 डिजिट का नंबर है और उसका जो टेंस प्लेस है वो बाकी के 2 प्लेसेस के एवरेज के बराबर है। ठीक है, तो उसका वंस प्लेस मैंने x मान लिया, हंड्रेड्स प्लेस उसका y हो गया और फिर उसका टेंस प्लेस बन जाएगा इन दोनों के एवरेज के इक्वल और इन दोनों का एवरेज होगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हमें आगे गिवन है स्टेटमेंट की इन तीनों डिजिट का जो एडिशन है वो 6 के इक्वल है। तो तीनों डिजिट का एडिशन करेंगे x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया जितना कर सकता था, वहां से एक इक्वेशन मिल गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट पर मैं गौर करूंगा कि अगर इसके डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, तो अगर ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, जैसे मान लो कि 729 इसको रिवर्स कर दे तो ये हो जाएगा 927। मतलब केवल यूनिट प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे, जो टेंस प्लेस है उसका पोजीशन उसी जगह पर रहेगा जहां पर वो था। सो मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो मेरा x आ जाएगा यहाँ पर, x प्लस वाई अपॉन 2 बिल्कुल मिडिल में रहेगा टेंस प्लेस के प्लेस पर और जो हंड्रेड्स प्लेस है वो यूनिट बन जाएगा। तो अब ये जो ऑर्डर को रिवर्स करने पर जो नया नंबर बना ना, इस नए नंबर के बारे में ये बोला गया कि ये ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम्स से 48 कम है। तो अभी हम पहले इन दोनों का वैल्यू लेते हैं। इसका वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? यूनिट प्लेस इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस इंटू 10 प्लस हंड्रेड्स प्लेस इंटू 100। तो ये होगा इस नंबर का वैल्यू। ओके, और ये हमें गिवन है कि ये जो वैल्यू है ना, ये ओरिजिनल नंबर की 3 टाइम। तो ओरिजिनल नंबर का हम 3 टाइम करेंगे लेकिन ओरिजिनल नंबर का वैल्यू लिखेंगे। तो ओरिजिनल नंबर का वैल्यू होगा वही यूनिट प्लेस इंटू 1, टेंस प्लेस इंटू 10 एंड हंड्रेड्स प्लेस इंटू 100। तो ये बन जाएगा 100y प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 एंड प्लस x। ओके, और माइनस 48 के इक्वल, यानी ओरिजिनल नंबर के 3 टाइम में से मुझे 48 को कम करना पड़ेगा, तब ये रिवर्स वाला नंबर मिलेगा। और इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका कोई नया नहीं है, मैंने 2 डिजिट वाले नंबर का भी वैल्यू फाइंड आउट किया था और ये बिल्कुल उसी तरीके से 3 डिजिट वाले नंबर का भी वैल्यू मैंने सेम फाइंड आउट किया है। वही चीज मुझे करना है, यूनिट प्लेस इंटू 1, टेंस प्लेस इंटू 10 एंड हंड्रेड्स प्लेस इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा 100x प्लस 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 5x प्लस 5y प्लस y इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में 5 टाइम कैंसिल भी होगा। सो 300y प्लस 15x प्लस 15y प्लस 3x माइनस का 48। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर x तो केवल यहाँ बन जाएगा 105x, y का टोटल हो जाएगा 6y, इस तरफ x का टोटल बनेगा 18x, y का टोटल होगा 315y माइनस 48। ओके, लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। 18x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हमें इसे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पर बचेगा 87x। ओके, जब y यहाँ नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव में बचेगा 309y और इक्वल में माइनस का 48 जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन माना जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशन मिल गई है x और y के बीच में। अब हमें केवल और केवल इन दोनों से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाया एक बार फिर से देखते हैं। ऑर्डर को रिवर्स करने पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसको जस्ट इस तरह से लिखना है, y सबसे पहले आ जाएगा, ये मिडिल में रहेगा और x सबसे लास्ट में आएगा। अब इसका वैल्यू लिखेंगे तो यूनिट प्लेस इंटू 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से और इसको 100 से मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू बनेगी ओरिजिनल नंबर के वैल्यू के 3 टाइम। तो ओरिजिनल नंबर का वैल्यू भी हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे, उसका करेंगे 3 टाइम और उससे 48 कम है तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 48। ओके, और फिर मैंने इसको केवल सिंप्लीफाई किया जिससे हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। अगर मुझे अब एक्स और वाई के लिए फाइंड आउट करना है तो किसी भी एक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक सपोज कि मैं एलिमिनेशन पर ही जाता हूँ और फर्स्ट इक्वेशन को मैं 87 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा और फिर मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन इस केस में बनेगी 87x प्लस 87y
इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 जा 28, 2 and 34। ओके और जो सेकंड इक्वेशन है वो सेम रहेगा, 87x माइनस 309y इज इक्वल टू माइनस का 48। फिलहाल मैंने x का कोफिशिएंट सेम कर दिया, लेकिन सिंबल भी इनका सेम है। डिफरेंट करने के लिए मुझे यहाँ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, डिफरेंट करे बिना इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। सो नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 396 y इज इक्वल टू, इन दोनों का भी एडिशन बनेगा 396। फिलहाल अगर हम इसको डिवाइड में ट्रांसपोज करें तो y का वैल्यू तो क्लियरिटी से आ गया पॉजिटिव में 1, और अगर y का वैल्यू को हम पहले इक्वेशन में रखें तो बड़े आसानी से x को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। सो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो हमें x और y का वैल्यू तो मिल गया, मतलब x का वैल्यू यूनिट प्लेस, y का वैल्यू हंड्रेड्स प्लेस, तो टेंस प्लेस किसे आएगा, इन दोनों का एवरेज। सो जो टेंस प्लेस है वो बनेगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, मतलब 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये बन जाएगा 2 के इक्वल। तो एक तरह से जो ओरिजिनल नंबर मुझे फाइंड आउट करना था वो ओरिजिनल नंबर है 123। तो जो मुझे 3 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना था उसका वैल्यू बन जाएगा 123, ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो स्टेटमेंट के लास्ट में हम इसको जरूर लिखेंगे। सो द नंबर इज 123। ओके, सो नेक्स्ट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम और लेते हैं हम। तो हमने 2 डिजिट वाले नंबर और 3 डिजिट वाले नंबर दोनों से क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, और आगे हम अब लेंगे नेक्स्ट टाइप का वर्ड प्रॉब्लम जो कि होगा हमारे रेक्टेंगल के शेप से। रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है उसमें होता है एक तो लेंथ और एक ब्रेथ। अगर लेंथ या ब्रेथ में से किसी भी एक को या दूसरे को भी इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो उसका इफेक्ट उसके एरिया पर भी जरूर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगल के डायमेंशन में चेंज और साथ में एरिया में चेंज से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास में, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स डिक्रीज कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दें। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें इसका ये गिवन है कि एरिया जो है वो 9 बढ़ जाएगा अगर लेंथ को हम डिक्रीज कर दें 5 और ब्रेथ को हम इंक्रीज कर दें 3। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि इसका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है अगर इसकी लेंथ को इंक्रीज किया जाता है 3 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज किया जाता है 2 यूनिट्स। तो एरिया जो है इस बार इंक्रीज हो रहा है 67 स्क्वायर यूनिट्स, अगर लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट्स और ब्रेथ में इंक्रीज कर रहे हैं हम 2 यूनिट्स। तो फाइंड आउट करना है मुझे इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दोनों। तो फिलहाल अगर मुझे इसका लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये मान लेंगे कि इसका लेंथ है किसी x के इक्वल और जो ब्रेथ है वो है किसी y के इक्वल, क्योंकि मुझे ना तो इसका लेंथ पता है और ना इसका ब्रेथ पता है। सो यहाँ सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x एंड y यूनिट्स। तो हमने लेंथ को हमने माना है x यूनिट्स और ब्रेथ को हमने एज्यूम कर लिया y यूनिट्स। ठीक है, तो अगर लेंथ को x और ब्रेथ को y मान लिया तो उसके बेसिस पर इनिशियली जो एरिया है उसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। एरिया बिकम्स लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई बनेगा जो कि होगा x और y के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सो एरिया का वैल्यू आ गया x इंटू वाई। लेंथ को मैंने मान लिया है x, ब्रेथ को मान लिया है y, जिससे एरिया इनिशियली मेरा कितना बन गया x इंटू वाई। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशंस है उनको मैं अप्लाई करता हूँ। पहला कंडीशन, लेंथ को 5 डिक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, लेंथ कितना था x, कितना डिक्रीज कर रहे हैं 5, तो नया लेंथ कितना आ गया x माइनस 5। देन ब्रेथ को इंक्रीज किया जाएगा 3, तो ब्रेथ तो मेरा था y, इसको इंक्रीज किया जाएगा 3,
तो नया ब्रेथ आ गया y प्लस 3, ये नया लेंथ है, ये नया ब्रेथ है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ नया एरिया आएगा, और ये नया एरिया हमें गिवन है रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कम हो गया एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स। देखो मैंने पहले मान लिया कि इसका जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ कितना है y, तो उससे एरिया पुराना वाला कितना बन गया xy। अब लेंथ को 5 कम करेंगे x माइनस 5, ब्रेथ को 3 इंक्रीज करेंगे y प्लस 3। अब ऐसा करने से इसका एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। कितना कम हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। तो एरिया पहले कितना था xy, अब रिड्यूस हो गया कितना? 9 रिड्यूस हो गया। तो नया एरिया किसके इक्वल आएगा? पुराने एरिया से 9 कम, xy माइनस 9 के। इस तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर -5 को भी दोनों से, तो ये बन जाएगा xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो जाएगा और -9 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3x माइनस 5y और 9 इधर प्लस में आएगा तो बचेगा -6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। लेंथ को 3 इंक्रीज कर दो तो x प्लस 3, ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दो तो y प्लस 2, और ऐसा करने पर एरिया कितना इंक्रीज होगा? 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो xy अब इंक्रीज हो गया 67, यानी xy प्लस 67, यानी ये जो नया एरिया है ये पुराने एरिया से 67 ज़्यादा है, तो xy प्लस 67। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो गया, सो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे x और y के लिए। ओके, सो जैसे मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करता हूँ, सो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, जिससे फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। सिंबल चेंज करने के लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ बनेगा माइनस का 19y और इस तरफ नेगेटिव में आएगा 171। माइनस से माइनस कैंसिल, 19 का अब हम डिवाइड करेंगे इसके अंदर, सो 19 का अगर हम डिवाइड करें इसमें, सो 19 का इसमें डिवाइड होगा 9 टाइम्स, तो y का वैल्यू हमें मिल गया इससे 9। ओके, अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करें तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, सो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम y के प्लेस पर 9 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस 5 इंटू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 45 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 51। और जब हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स, मतलब इसका जो लेंथ मुझे फाइंड आउट करना था वो है 17 यूनिट्स और जो ब्रेथ मुझे फाइंड आउट करना था वो है 9 यूनिट्स। तो मुझे इसका लेंथ और ब्रेथ का ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करना था कि इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ कितना है। तो लेंथ का तो वैल्यू आ गया 17 यूनिट्स और ब्रेथ का वैल्यू है हमारे पास 9 यूनिट्स। ओके, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो जैसे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इसी चीज से रिलेटेड है, थोड़ा डिफरेंट है, और उस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, सो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में कुछ स्टूडेंट है, वो अगर किसी कुछ रोज के अंदर खड़े होते हैं, लाइक सपोज कि वो 5 रोज के अंदर खड़े हो जाते हैं और हर लाइन के अंदर बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट खड़े हैं। ठीक है, अगर उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम या ज़्यादा करेंगे तो लाइन भी कम या ज़्यादा होगी, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन हमारा डिपेंड है। जैसे हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हैव टू स्टैंड इन सम रोज एंड इफ 3 students are extra in a row then there would be 1 row less, and if 3 students are less in a row then 2 rows
आर एक्स्ट्रा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट है, कितने हैं पता नहीं है, उनको कुछ रो के अंदर खड़ा करना है, कितनी रो है वो भी पता नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर आगे बोला कि हर लाइन के अंदर अगर 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बिठा दिया जाए तो उस केस में एक लाइन कम बनानी पड़ेगी, और अगर हर लाइन में से 3-3 बच्चों को हटा दें तो उससे 2 लाइनें ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो मान लेंगे कि नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है x, सो लेट करेंगे नंबर ऑफ रोज, मान लेंगे कि कितनी रो बनी हुई है, x रो बनी हुई है, ओके। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसे हमने मान लिया y के इक्वल, मतलब x रो है और हर लाइन में कितने स्टूडेंट है y। जैसे मान लो कि हमारे पास में 3 लाइन बनी हुई है 1 2 3 और हर लाइन के अंदर 5 स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 15। और अगर इस तरह की 10 लाइंस बनी हुई है और हर लाइन के अंदर 5 स्टूडेंट है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 50। वो कैसे आता है, एक लाइन के अंदर जितने स्टूडेंट है उसको टोटल नंबर ऑफ लाइन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल स्टूडेंट का जो काउंटिंग है वो अपने आप आ जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर करूंगा, एक लाइन के अंदर स्टूडेंट कितने हैं y और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है x। सो अगर हम यहाँ से लिखें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू वाई ये माना जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब कंडीशन नंबर 1 हमें ये बोला गया है कि अगर हर लाइन के अंदर से 3 स्टूडेंट को हर लाइन के अंदर 3 स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाए, मतलब अब एक लाइन के अंदर कितने स्टूडेंट बैठेंगे y+3, पहले कितने थे y, अब 3 स्टूडेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं। इससे ऐसा करने पर नंबर ऑफ रो एक कम हो जाएगी, तो अब रो का जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा x-1। लेकिन अगर मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल स्टूडेंट आएंगे और वो टोटल स्टूडेंट तो कम ज्यादा नहीं होंगे ना, टोटल स्टूडेंट तो उतने के उतने ही होंगे। बस वही कर रहे हैं कि हर लाइन के अंदर 3-3 स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं, यानी एक लाइन के जो बच्चे हैं ना उन सबको बाकियों की लाइन में हमने शिफ्ट कर दिया और हर लाइन के अंदर 3-3 बच्चों को शिफ्ट कर दिया, जिससे वो एक लाइन पूरी खाली हो गई। तो हमें एक लाइन कम बनानी पड़ी और हर लाइन के अंदर 3 स्टूडेंट ज़्यादा भी हो गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसी के इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो xy प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल होगा, सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 को हम अप्लाई करते हैं और कंडीशन नंबर 2 ये कह रहा है कि अगर हर लाइन के अंदर से 3 स्टूडेंट को कम कर दें तो ऐसे केस में हमें 2 लाइन ज़्यादा बनानी पड़ेगी, मतलब एक लाइन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट अब माने जाएंगे y-3 और इससे नंबर ऑफ रोज 2 बढ़ जाएगी, मतलब x+2। और ऐसा करने पर भी टोटल स्टूडेंट तो उतने के उतने ही रहेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू xy, xy से xy कैंसिल होगा, सो माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। और अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन। फिलहाल तो मुझे x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट एलिमिनेट करूंगा। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इनका सिंबल भी हमें चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ बनेगा y इक्वल टू 9, ओके। और y के वैल्यू को अगर हम पहले इक्वेशन में रखें तो बन जाएगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, सो 3x इज इक्वल टू 20 ये बन जाएगा 12 और x का वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब वहां पर हमें पता चल गया कि एक लाइन के अंदर कितने स्टूडेंट थे 4 और टोटल लाइनें कितनी बनी हुई थी 9, तो टोटल स्टूडेंट उससे कितने आ गए 36। ओके मैंने तो वैसे इस तरह से लिख दिया लेकिन आपको पूरा प्रॉपरली यहाँ लिखना होगा। सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 36। ओके सो यहाँ से हमें पता चल गया कि वहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज थी 4, हर रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 9 और उससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाते हैं हमारे
36 के इक्वल। तो ये हमने लेक्चर अभी कंप्लीट किया है, जो कि हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड था। 2 डिजिट और 3 डिजिट वाले नंबर की भी हमने बात की। उसके बाद हमने रो और नंबर ऑफ स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसी के और भी आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम और भी जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम बचे हैं, जैसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड भी बचे हुए हैं, उनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।